नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ देशों में प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं और कुछ में राष्ट्रपति? असल में जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की बात कर रहे होते हैं और वो है तुलनात्मक राजनीति। चलिए आज इसी को आसान शब्दों में समझते हैं। हम अक्सर दोस्तों से बात करते हैं ना कि देखो भारत का जो संसदीय सिस्टम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति सिस्टम से कितना अलग है। बस यही छोटी सी तुलना, यही तुलनात्मक राजनीति की बिल्कुल बुनियाद है। तो फिर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? ये बस दो या दो से ज्यादा देशों की सरकारों, उनके चुनावों और उनके कानूनों को एक दूसरे के साथ रख कर देखने का एक तरीका है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर इसे एक अलग विषय की तरह क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बना देता है? आइए इसी को जानते हैं। तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये रटना है कि किस देश में कौन सा सिस्टम है, या फिर कहाँ कितने सांसद हैं और चुनाव कब होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये विषय सिर्फ क्या के बारे में नहीं है, ये तो क्यों और कैसे के बारे में है। ये सवाल पूछता है कि भाई कुछ देश इतने स्थिर क्यों हैं जबकि कुछ में हमेशा उथल-पुथल मची रहती है। और इन सवालों के जो जवाब होते हैं ना, वो तथ्यों और तर्क पर आधारित होते हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही गतिशील, मतलब हमेशा बदलने वाला क्षेत्र है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का दायरा कितना बड़ा है। हम इसमें असल में क्या क्या पढ़ते हैं, और सच कहूं तो इसका दायरा शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ संसद और संविधान तक रुका हुआ नहीं है। इसमें राजनीतिक दल, चुनाव और यहाँ तक कि लोगों का व्यवहार, मतलब वो वोट कैसे देते हैं, सोचते क्या हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। असल में राजनीति को ठीक से समझना है तो हमें समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी देखना ही होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अब बात आती है कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस विषय का अध्ययन करते कैसे हैं। इसे समझने के चार मुख्य तरीके, या कह सकते हैं कि चार मुख्य अप्रोच हैं। देखिए, ये सोच भी ना समय के साथ साथ बदली है। जैसे पहले पारंपरिक तरीका था जो सिर्फ कानूनों और संविधान पर ध्यान देता था। फिर आया व्यवहारवादी तरीका जिसने लोगों के विचारों और उनके वोट देने के तरीके को महत्व दिया। इसके बाद संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम ने संस्थानों के काम पर ध्यान देना शुरू किया। और आज प्रणाली उपागम है जो राजनीति को एक तरह के इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में देखता है। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये हमें सिखाता है कि दुनिया के अलग अलग देश चलाए कैसे जाते हैं और उनकी कामयाबी या नाकामी के पीछे वजह क्या होती है। और शायद इसका सबसे जरूरी सबक यही है, जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने के रास्ते खोज सकते हैं। दूसरे देशों की सफलताओं और गलतियों से सीखकर हम अपने देश की व्यवस्था को और भी मजबूत और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो अगली बार जब दो देशों की तुलना हो तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एक बेहतर भविष्य की संभावना की तलाश है।